आज इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के साथ एक रियल हॉरर इंसिडेंट की कहानी शेयर करने वाला हूं और ये कहानी हम लोगों के साथ जो शेयर किए हैं उनका नाम है सौदामिनी नायक, जो कि उड़ीसा में रहती है। पहले तो सौदामिनी नायक जी को बहुत बहुत शुक्रिया आपका कहानी हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो सौदामिनी जी जब अपने गाँव से निकलकर शहर जाकर एक रेंट हाउस में रहने लगे तो उस रेंट हाउस में लगभग 2-3 साल रहने के बाद उनके साथ उस रेंट हाउस में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके वजह से ना ही उन्हें उस घर को सिर्फ छोड़ना पड़ा बल्कि उस रेंट हाउस के वजह से उनका पूरा जिंदगी ही बदल गया। सौदामिनी जी के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था, वही कहानी आज इस वीडियो में मैं मेरे आवाज़ के ज़रिए आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कुछ डरावना हादसा हुआ है या फिर आप लोगों के आसपास इस तरह का कभी कुछ डरावना हादसा हुआ है जो कि आप लोगों को पता है, तो वो कहानी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपके कहानी को लेकर मेरे आवाज़ के ज़रिए, मेरे वीडियो के ज़रिए लोगों को वो कहानी सुना सकूं। मुझसे कांटेक्ट करने का डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग आपके कहानी मेरे साथ ईमेल के ज़रिए शेयर कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए आज का इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं सौदामिनी नायक हूँ। ओडिशा की जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी गांव रहामा की रहने वाली हूँ। रहामा चारों तरफ से हरियाली से भरी एक छोटी सी खूबसूरत सी गांव है और एक ओडिशा वासी होने के नाते हर ओडिशा वासी की तरह मैं भी जगन्नाथ जी को बहुत मानती हूँ। प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से मेरा स्कूल, कॉलेज, शादी सब कुछ बड़ी आराम से हो गई थी और शादी के 2 साल के अंदर ही हमारा एक लड़का भी हो गया था। मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा हम लोग बहुत खुश थे। मेरा हस्बैंड एक ड्राइवर थे और हमारे ज़िंदगी में सब कुछ बड़े आराम से और नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड जिनके गाड़ी चलाते थे उन्होंने मेरे हस्बैंड को नौकरी से निकाल दिया और मेरे हस्बैंड की नौकरी चले जाने की वजह से हम लोगों को गुजारा करने में बहुत तकलीफ़ आने लगी। फिर लगभग 6 महीने खाली बैठने के बाद मेरे हस्बैंड ने शहर जाकर कुछ छोटे मोटे काम करने का फैसला लिया और फिर 2010 में हम लोग ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर शहर में शिफ्ट हो गए। भुवनेश्वर ओडिशा के राजधानी होने के नाते बहुत ही बड़ा शहर था और इतने बड़े शहर में हम लोग अपने नसीब आजमाने आए थे। ये सोच कर आए थे कि शायद यहाँ पर हम लोगों को अपने ज़िंदगी संवरने का एक मौका मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों के साथ उसका पूरा उल्टा हुआ। ज़िंदगी संवरने की जगह पूरी तरह बिखर गई। रहामा से मैं सिर्फ मेरे साथ मेरे जगन्नाथ जी को लेकर आई थी और किस्मत से हम लोगों को भुवनेश्वर शहर में एक रेंट हाउस मिल गया और बहुत ही कम पैसों में एक काफ़ी बड़ा और अच्छा घर मिल गया। लेकिन ये हम लोगों का किस्मत नहीं, बदकिस्मत था। सौदामिनी जी को भुवनेश्वर शहर में बहुत ही कम पैसों में एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा घर मिल गया था जिससे वो बहुत खुश थे, क्योंकि भुवनेश्वर शहर में, भुवनेश्वर जैसी एक महंगी शहर में इतना कम पैसों में इतना बड़ा और अच्छा घर मिल जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इस बात से सौदामिनी जी बहुत ज़्यादा खुश थे। ऊपर से वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद सौदामिनी जी के हस्बैंड को एक और ड्राइवर का नौकरी मिल गया था और उस घर के बारे में कुछ डिटेल्स भी सौदामिनी जी हम लोगों के साथ शेयर किए हैं। जैसे कि उस घर का फैसिलिटी कुछ ऐसा था कि घर के अंदर एंटर करते ही एक काफ़ी बड़ा लिविंग रूम था और लिविंग रूम के साइड में एक मेन बेडरूम था और इसके अलावा और एक बेडरूम भी था और पूरे घर में 2 बैल्कनी था। एक बैल्कनी मेन बेडरूम के साथ अटैच था और दूसरा बैल्कनी लिविंग रूम के साथ अटैच था और 2 टॉयलेट भी था। एक टॉयलेट मेन बेडरूम के साथ अटैच था और दूसरा टॉयलेट कॉमन था और इसके अलावा एक किचन भी था। मतलब काफ़ी बड़ा घर था और काफ़ी अच्छा घर था और ऊपर से रेंट भी कम। तो इस बात से सौदामिनी जी बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन सौदामिनी जी को उस वक्त ये नहीं पता था कि वही घर उनके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हादसा का कारण बनने वाला था।
वो घर में पांव रखने के बाद हम लोगों का जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पता नहीं उस घर में ऐसा क्या था। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई कि मैं जगन्नाथ जी का बहुत बड़ी भक्त हूं और गांव से मैं सिर्फ उन्हीं को मेरे साथ लेकर आई थी। लेकिन अजीब बात तो यह है कि उस घर में घुसने के बाद मैं जगन्नाथ जी को कहीं पर भी प्रतिष्ठा नहीं कर पाई थी। और उससे भी अजीब बात यह है कि मैं जितने दिन भी उस घर में रुकी, एक दिन भी आसपास की किसी भी मंदिर में नहीं जा पाई थी। इवन गृह प्रवेश करने से पहले जो पूजा करते हैं, उस घर में प्रवेश करने से पहले मैं वो पूजा भी नहीं कर पाई थी। और क्यों नहीं कर पाई थी मुझे नहीं पता। उस घर में प्रवेश करने के बाद मेरा सोच कुछ इस तरह का हो चुका था कि क्या होगा ये सब करके, आखिर में क्या फायदा ये सब करके। मतलब समझ रहे हो, जो इंसान भगवान को इतना मानते थे, जो अपने साथ गांव से आते टाइम सिर्फ प्रभु जगन्नाथ जी को लेकर आए थे, वही इंसान भगवान से पूरी तरह दूर हो चुके थे। और ना ही वो उस नए घर में किसी भगवान को पूजा करते थे, ना ही आसपास की किसी मंदिर में जाते थे। मतलब उनका मेंटालिटी, उनका सोच पूरी तरह बदल चुका था। और सिर्फ उतना ही नहीं, ये सब के अलावा उनके ज़िंदगी में और भी बहुत सारा चेंजेस हुआ। उस घर में रहने के बाद अचानक से हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे आने लगे। और सिर्फ 2-2.5 साल में ही मेरे हस्बैंड ने दूसरों की गाड़ी छोड़कर खुद की गाड़ी खरीद कर चलाने लगे। और बहुत ही कम समय में 2 और गाड़ी खरीद लिए। मतलब सब कुछ बहुत जल्दी सही हो गया था। जैसे हम लोग गांव से सोचकर आए थे, उससे कहीं ज़्यादा मिलने लगा था। और पैसा आने के बाद हम लोगों का लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुका था। बहुत ही इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीने लगे थे हम लोग। हम लोगों को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग गांव से कैसे आए थे और यहाँ पर कैसे बन चुके थे। लेकिन जो भी हो रहा था उससे हम लोग बहुत खुश थे। और ये सब के बीच कुछ दिन पहले से ही मैं उस घर में कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ नोटिस कर रही थी। जैसे बीच बीच में ही किचन का सारा सामान अपने आप ही बिखर कर पड़ा रहना, अपने आप ही कुछ कांच का सामान गिरकर टूट जाना, कभी कभी दूसरे रूम से ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ दिखाई देना। इस तरह का कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ मैं उस घर में कुछ दिन पहले से ही नोटिस कर रही थी। और उस घर में हम लोग जिस बेडरूम में सोते थे, उस बेडरूम का जो अटैच्ड टॉयलेट था, उस टॉयलेट में मैं कभी नहीं जा पाती थी। घर की बाकी टॉयलेट में तो मैं आराम से जा पाती थी, लेकिन स्पेसिफिकली हमारे उस बेडरूम के टॉयलेट में मैं कभी नहीं जा पाती थी। और जब भी मैं चली जाती थी उस टॉयलेट के अंदर, मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई ठंडी सी हवा मुझे छू रहा है और पूरा बदन कांप उठती थी। ऐसी लगती थी जैसे उस टॉयलेट के अंदर मेरे अलावा और कोई भी है। लेकिन ये सारी चीज़ों को मैं मेरी वहम सोचकर नज़रअंदाज कर देती थी, क्योंकि उस घर को मैं बहुत लकी मानने लगी थी। क्योंकि उस घर में रहने के बाद से भले ही हम लोगों का ज़िंदगी पूरी तरह इनडिसिप्लिन हो गई थी, लेकिन फाइनेंशियल की तरफ से हम लोगों का ज़िंदगी बहुत बेहतर हो चुकी थी। मतलब सौदामिनी जी के ज़िंदगी में जो बुरा समय आने वाला था, उससे कुछ वक्त पहले का समय था ये। और मैंने भी ये सुना है कि ज़िंदगी में जब कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है तो उससे पहले सब कुछ अचानक से ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होने लगता है। शायद सौदामिनी जी के ज़िंदगी में यही पीरियड चल रहा था। और उसके बाद सौदामिनी जी के साथ जो हुआ वो उनको वही मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ से वो शुरू किए थे। एक दिन मैं उस घर की मेन बेडरूम में सोकर टीवी देख रही थी, जहाँ हम लोग रोज़ सोते थे। और मेरे साथ मेरा बेटा भी था। वक्त वही रात की 11:30-12 बज रही थी। और अचानक बालकनी से मैं एक बिल्ली की रोने की आवाज़ सुन पाई। और मैं जाकर देखा तो एकदम काली सी बिल्ली हमारी कमरे की ओर देखकर रो रही थी। और मैं जब उसके सामने गई तो वो चुप हो गई।
और मैं जितनी बार भी उसे भगाने की कोशिश कर रही थी वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। और जब भी मैं उसके सामने से चली आती थी वो फिर से रोने लग जाती थी। और जब मैं फिर से उसके सामने जाके खड़ी हो जाती थी वो चुप हो जाती थी। और अजीब बात तो यह है कि मुझे उस बिल्ली को देखकर जरा सा भी डर नहीं लग रही थी। बिल्ली देखने में तो बहुत ज्यादा डरावनी थी लेकिन मुझे डर नहीं लग रही थी। और ऐसे 3-4 दिन तक चलता रहा। हर रोज वो बिल्ली रात को 11:30-12 बजे आकर बालकनी में बैठकर रोने लग जाती थी। पहले 1-2 दिन तो मैं भगाने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन उसके बाद मैं छोड़ दी। फिर 3-4 दिन बाद वो बिल्ली का आना भी बंद हो गया। फिर इस बात की 3 हफ्ते बाद मेरे साथ उस घर में तब तक की सबसे डरावनी और लास्ट इंसिडेंट घटी, जिसके बाद फिर से हम लोगों की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। मुझे अभी भी याद है कि वो शनिवार का दिन था। घर पे सिर्फ मैं और मेरा बेटा थे। मेरे हस्बैंड किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे और उस दिन रात को 11 बजे हर रोज की तरह मैं मेरा बेटा को सुलाकर टीवी देख रही थी। और अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज आई और मैं जब उठकर देखने गई तो किचन में कुछ भी नहीं था, बस कुछ सामान बिखरे पड़े थे। और ये सब पहले भी बहुत बार हुआ था। तो मैं इस बात को नजरअंदाज करके बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त फिर से एक दूसरे बेडरूम से कुछ और गिरने की आवाज आई। और मैं जब वो दूसरी बेडरूम के करीब गई तो दरवाजे के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी डिस्टर्बिंग आवाज सुन पाई। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बहुत सारी कागज के टुकड़े को लेकर बहुत ही बुरी तरह चीर फाड़ रहा है। ये आवाज सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और उस वक्त डर के मारे मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। और बार बार कोशिश करने के बावजूद मैं उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन घर पर तो मैं अकेली ही थी और मेरे साथ मेरा बेटा जो कि दूसरे बेडरूम पर सो रहा था। और इसलिए मैं कैसे भी करके थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को खोलने गई। और जैसे ही मैं उस दरवाजे की लॉक की तरफ हाथ बढ़ाई तो अंदर से एक बहुत ही डरावनी सी हंसने की आवाज सुनाई दी। और ये आवाज सुनकर डर के मारे मेरी पूरी शरीर ठंडी पड़ गई, क्योंकि ऐसी डरावनी हंसी मैं पहले कभी भी नहीं सुनी थी। डर के मारे मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। फिर जितनी भी हिम्मत जुटाई थी मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए, मेरी पूरी हिम्मत टूट गई। फिर मैं चुपचाप जाकर जिस बेडरूम में मेरा बेटा सो रहा था उस बेडरूम का दरवाजा बंद करके मेरे बेटे की बगल में सो गई। और रात भर वो डरावनी हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन जब मेरे हस्बैंड घर लौटे तो मैं उनको हर बात बताई, लेकिन वो मेरे बातों पर यकीन नहीं किए। वो मेरे बातों को मेरा वहम बोलकर नजरअंदाज कर दिए। फिर कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं भी उस बात को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करने लगी।
और कुछ दिन बीतने के साथ साथ मेरा डर भी थोड़ा बहुत कम होने लगा। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि एक आखिरी बार मेरे साथ उस दिन से भी कुछ बुरा होने वाला था। कुछ दिन बाद दोपहर 2-2:30 बजे मैं उसी बेडरूम में सो रही थी जहां पर कुछ दिन पहले मेरे साथ ये सब हुआ था, और लिविंग रूम में मेरा बेटा खेल रहा था। जब मैं सो रही थी, अचानक मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऐसा लग रहा था कोई आकर मेरे सीने के ऊपर खड़ा हो गया है, और मैं आंख भी नहीं खोल पा रही थी और ना ही चीख पा रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद कैसे भी करके मैंने दोनों आंख खोली, और आंख खोलने के बाद जब मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो एक अजीब सा दिखता हुआ आदमी मेरी ऊपर खड़े रहकर मेरी ही तरफ देखकर हंस रहा था, और ये देखकर मैं चीख उठी। मेरी चीखने की आवाज सुनकर जब मेरा बेटा बेडरूम के अंदर आया तो अंदर कोई भी नहीं था। ये जो हादसा हुआ सौदामिनी जी के साथ, ये हादसा उस घर में सौदामिनी जी के साथ आखिरी हादसा था। इसके बाद सौदामिनी जी के साथ उस तरह का कुछ हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन उनके जिंदगी में बहुत सारा चेंजेस हुआ। पहले तो जब सौदामिनी जी ये सब बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर किए, अपने हस्बैंड को बताए, तब उनके हस्बैंड ये सब बातों के ऊपर यकीन करने पर इनकार कर दिए और ये बोलकर नज़रअंदाज कर दिए कि ये सब कोई बुरा सपना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद उनके ज़िंदगी में धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस हुई। पहले तो सौदामिनी जी के हस्बैंड जो बिजनेस करते थे उसके अंदर उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और नुकसान होने की वजह से सौदामिनी जी के हस्बैंड हर वक्त डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे, और इस चीज़ का असर उन दोनों के रिश्ते के ऊपर भी पड़ा, और इसके वजह से उन दोनों के बीच धीरे धीरे बहुत झगड़ा होना शुरू हुआ, बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, और ये सब के वजह से उनको वो घर तो छोड़ना पड़ा ही, लेकिन बात आखिर में डिवोर्स तक पहुंच गया। और अभी सौदामिनी जी उसी गांव में अकेली रहती है। और कुछ दिन बाद सौदामिनी जी को किसी और से पता चला कि भुवनेश्वर की उस घर में उनसे पहले एक और आदमी रहता था जो कि कुछ बिजनेस वगैरह करता था, और उसको उस बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और वो बहुत कर्जे में डूबा हुआ था। तो ये सब का प्रेशर वो नहीं ले पाया था, इसलिए उस घर का उसी बेडरूम में, जिस बेडरूम में सौदामिनी जी के साथ ये सब हादसा हुआ था, उसी बेडरूम में वो आदमी गले में फांसी लेकर सुसाइड कर लिया था। तो ये था आज का कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो एंड करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कुछ डरावना हादसा हुआ है, या फिर आप लोगों के आसपास इस तरह का कुछ डरावना हादसा हुआ है, तो वो कहानी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कहानी लेकर उसके ऊपर वीडियो बनाकर मेरे आवाज़ के ज़रिए वो कहानी लोगों को सुना सकूँ। और मुझे अपना स्टोरी सेंड करने के लिए पूरा डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईमेल के ज़रिए या फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए आप लोग अपना कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ डू शेयर योर स्टोरी विथ मी, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।